चलिए एक कल्पना करते हैं। 15वीं सदी का यूरोप, कड़कड़ाती सर्दियां, महीनों तक बर्फ से ढके हुए रास्ते। और रेफ्रिजरेटर तो उस वक्त थे नहीं। बिल्कुल नहीं थे। तो तहखानों में रखा हुआ वो मांस जो धीरे धीरे सड़ रहा है, अब उस बदबूदार सड़े हुए मांस को किसी तरह खाने लायक बनाने के लिए एक चुटकी काली मिर्च या मसालों की कीमत उस वक्त सचमुच सोने के बराबर हुआ करती थी। हाँ, और आज के इस विस्तृत चर्चा में हम उसी एक चुटकी मसाले के पीछे की मतलब एक बहुत ही खौफनाक और दुनिया को बदल देने वाली कहानी को खंगाल रहे हैं। जी। और हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज और स्रोत है ना, वे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर चोट करते हैं। बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि भारत की खोज किसने की, तो जवाब मिलता है वास्को दी गामा। लेकिन आज की हमारी चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो इसी पश्चिमी नजरिए को पूरी तरह से पलटना है। सही कहा। देखिए, इस पूरी स्थिति को हम एक उपमा से समझते हैं। मान लीजिए एक विशाल आलीशान घर है, वो पीढ़ियों से आबाद है, उसमें बेशुमार दौलत है, गहरी संस्कृति है। हम्म। अब अगर कोई अजनबी भटकते हुए या कह सकते हैं किसी मजबूरी में उस घर के पिछले दरवाजे तक पहुंचने का एक नया रास्ता निकाल ले, तो क्या हम ये कहेंगे कि उस अजनबी ने उस घर को खोज लिया है? अरे बिल्कुल नहीं। और ये उपमा उस दौर की असलियत को बहुत सटीक रूप से सामने रखती है। जब हम इन दस्तावेजों की गहराई में उतरते हैं ना, तो सबसे अहम बात यही निकल कर आती है कि ये किसी अज्ञात भूमि को खोजने का कोई रोमानी अभियान था ही नहीं। हाँ, मतलब कोई एडवेंचर ट्रिप नहीं थी ये। बिल्कुल नहीं। ये शुद्ध रूप से एक बेहद मजबूत व्यापारिक एकाधिकार, जिसे हम ट्रेड मोनोपोली कहते हैं, उसको तोड़ने की एक हताशा थी। यूरोप के लिए भारत कभी भी कोई रहस्य नहीं था। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि पूर्व में एक सोने की चिड़िया है। हाँ, स्रोतों में जो उस समय के विवरण हैं, वो बताते हैं कि यूरोप की नज़र में भारत एक ऐसा जादुई लोक था, जहां मसालों की खुशबू हवा में तैरती थी। जी। और रेशम की बुनावट उनके मोटे ऊनी कपड़ों के सामने किसी अजूबे जैसी थी। हीरे जवाहरात तो जैसे मिट्टी में कंकड़ की तरह बिखरे थे। असल में बात ये थी कि यूरोप इस व्यापारिक दौड़ में बहुत बुरी तरह पिछड़ रहा था। मतलब उनके लिए नया समुद्री मार्ग खोजना कोई शौक नहीं था, बल्कि एक चरम आर्थिक मजबूरी थी। बिल्कुल एक मजबूरी थी। तो इस आर्थिक मजबूरी को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हमें उस समय की भू राजनीति को एक आवर ग्लास या रेत घड़ी की तरह देखना होगा। अच्छा, रेत घड़ी? हाँ, सोचिए रेत घड़ी का जो ऊपरी चौड़ा हिस्सा है वो यूरोप है, जो मसालों के लिए तरस रहा है, और निचला चौड़ा हिस्सा भारत और पूर्वी देश हैं, जहां ये मसाले बहुत आयत में उगते हैं। ओह, समझ रही हूँ। लेकिन बीच का वो बेहद पतला हिस्सा जहां से रेत गिरती है, वो पूरी तरह से अरब और वेनिस के व्यापारियों के नियंत्रण में था। जल और थल दोनों ही मार्गों पर उन्होंने एक अभेद दीवार खड़ी कर रखी थी। सही बात है। यूरोप तक पहुंचने वाले मसालों की एक-एक खेप इसी पतले रास्ते से होकर गुजरती थी और ये व्यापारी उस पे अपना मनमाना कर लगाते थे। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि वे इस बात को एक गहरा रहस्य बनाकर रखते थे कि वे ये बहुमूल्य मसाले आखिर लाते कहाँ से हैं। वो उन मिडलमैन की तरह थे जो होलसेलर का पता कभी नहीं देते। बिल्कुल। तो इस आवाग्लास वाली स्थिति ने यूरोप के सामने केवल 3 ही विकल्प छोड़े थे। अगर हम उस दौर के मानचित्र को देखें तो पहला रास्ता उत्तर की ओर से था। मतलब रूस की तरफ से? हाँ, रूस के जमे हुए बीहड़ों को पार करके चीन की महान दीवार के पार से होते हुए बर्मा के रास्ते भारत में प्रवेश करना। बाप रे, ये तो बहुत ही लंबा और खतरनाक रास्ता है। हाँ, भौगोलिक रूप से इतना खतरनाक था कि कोई भी व्यापारिक काफिला इसे नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। दूसरा रास्ता वही अरब और ईरान का पारंपरिक मार्ग था, जहां से गुजरना मना था। जी। अरब व्यापारियों की नाकाबंदी इतनी सख्त थी कि किसी भी बाहरी या यूरोपीय व्यक्ति का वहां से जीवित गुजर जाना लगभग असंभव था। वे अपनी इस गोल्ड माइन को किसी भी कीमत पर साझा नहीं करना चाहते थे। तो बस एक ही विकल्प बचा फिर। बिल्कुल, दक्षिण का समुद्री रास्ता, एक ऐसा असीम अनजान महासागर जिसके बारे में कोई नक्शा मौजूद नहीं था। वहां उतरने का सीधा सा मतलब मौत को दावत देना माना जाता था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पुर्तगाल के शासक केवल इन बिचौलियों को रास्ते से हटाने के लिए अपनी पूरी राजशाही का खजाना एक ऐसे खतरनाक स्टार्टअप प्रोजेक्ट में झोंक रहे थे जिसके सफल होने की गुंजाइश ना के बराबर थी? बिल्कुल ऐसा ही था। वे किसी भी तरह सीधे थोक विक्रेता तक पहुंचना चाहते थे।
दस्तावेजों में 1492 के आसपास की पुर्तगाली रणनीतियों का जिक्र आता है। किंग जॉन द्वितीय ने प्रिंस हेनरी द नेविगेटर की उन नीतियों को फिर से जिंदा किया था, जिनका एकमात्र लक्ष्य एशियाई बाजारों तक एक सीधा समुद्री मार्ग खोजना था। मतलब ये रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। जी नहीं, ये एक सदी लंबी परियोजना का चरम बिंदु था। मुस्लिम व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने की इस योजना के लिए जिस व्यक्ति को पहले चुना गया वो वास्को डी गामा नहीं थे। अच्छा, ये तो बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये जिम्मेदारी सबसे पहले एस्टेवाओ डी गामा को दी गई थी, लेकिन अभियान शुरू होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तब जाकर ये कमांड वास्को डी गामा के हाथों में आई। 1460 ईस्वी में जन्मे वास्को एक साधारण नाविक से कहीं ज्यादा थे। बहुत जिद्दी थे शायद। बेहद जिद्दी और महत्वाकांक्षी इंसान थे। उन्होंने खुद पुर्तगाल के नए राजा मैनुअल प्रथम के दरबार में जाकर इस अभियान का नेतृत्व मांगा था। उनका दावा था कि वो उस समंदर का सीना चीरकर भारत का रास्ता निकाल लेंगे। और फिर वो दिन आया, 8 जुलाई 1497। पुर्तगाल के लिस्बन शहर का किनारा, वास्को का बेड़ा, जिसमें साओ गैब्रियल जैसे 4 बड़े जहाज और लगभग 170 लोग शामिल थे, उस अनजान सफर पर निकला। दस्तावेजों में इस दिन की जो तस्वीर खींची गई है वो बहुत भारी है। किनारों पर भीड़ रो रही थी, क्योंकि सब जानते थे कि ये लोग शायद कभी वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल, और ये डर सच भी साबित होने वाला था। समुद्र में वो यात्रा किसी रोमांचक क्रूज की तरह तो थी नहीं। महीनों तक चारों तरफ सिर्फ खारा पानी था और पीने का पानी सड़ने लगा था, बिस्किट में कीड़े पड़ गए थे। हाँ, और इसी भयानक स्थिति ने सबसे खौफनाक समुद्री बीमारी को जन्म दिया, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी के कारण नाविकों के मसूड़े सड़ने लगे थे, उनके दांत टूटकर गिर रहे थे। अरे बाप रे! शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकल आए थे। लोग तड़प तड़प कर डेक पर ही दम तोड़ रहे थे। दिशा बताने के लिए बस दिन में सूरज और रात में तारे ही एकमात्र सहारा थे। और फिर जब ये बेड़ा अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर पहुंचा, जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, तो वहां प्रकृति ने अपना सबसे विकराल रूप दिखाया। बिल्कुल, जिसे असल में नाविक उस समय केप ऑफ स्टॉर्म्स यानी तूफानों का अंतरीप कहते थे, क्योंकि वहां अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर की विपरीत जलधाराएं आपस में बहुत हिंसक टकराव करती थीं। लहरें इतनी ऊंची उठती थीं कि उन लकड़ी के जहाज़ों को माचिस की तीली की तरह तोड़ सकती थीं। ये सचमुच एक मौत का रास्ता था। और ऐसी जगह पर जहां आधे से ज्यादा साथी मर चुके हों, बगावत होना तो तय था। नाविकों ने वास्को डी गामा से जहाज वापस मोड़ने की भीख मांगी। विद्रोह की पूरी तैयारी थी, लेकिन वास्को डी गामा डटे रहे। हाँ, उनका संकल्प लोहे जैसा था। उन्होंने जहाज वापस मोड़ने से साफ इनकार कर दिया, बगावत करने वालों को बेड़ियों में डाल दिया और जहाजों को उस बर्बादी के बीच से आगे धकेल दिया। और उनकी यही जिद काम आई। जब वे अफ्रीका के पूर्वी तट पर मोम्बासा और मालंदी पहुंचे, तो वहां के स्थानीय शासक ने उनका स्वागत किया। और सबसे अहम बात, उन्हें एक ऐसा अरब नाविक मिला जिसने आगे का रास्ता दिखाया। जी, एक ऐसा गाइड जो हिंद महासागर के मॉनसून की हवाओं का पूरा गणित जानता था और उन्हें भारत तक ले जा सकता था। अब देखिए, यहाँ रुककर इस पूरी कहानी के एक बहुत बड़े मिथक को चुनौती देना जरूरी है। पश्चिमी इतिहास हमेशा वास्को डी गामा को एक अकेले दम पर सब कुछ खोजने वाले नायक के रूप में पेश करता है, लेकिन हमारे स्रोत तो साफ कह रहे हैं कि उसे खुद एक स्थानीय अरब नाविक की मदद लेनी पड़ी थी। क्या इसका सीधा अर्थ ये नहीं है कि जिसे हम महान खोज कहते हैं, उसका श्रेय उस अनाम नाविक को भी जाना चाहिए? बिल्कुल, ये एक बहुत ही पैनी टिप्पणी है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो ये साबित करता है कि हिंद महासागर उस समय कोई वीरान इलाका नहीं था। ये एक बेहद व्यस्त सुपर हाईवे था, जहां लोग पहले से आ जा रहे थे। हाँ, अरब, अफ्रीकी और भारतीय व्यापारी सदियों से इन रास्तों पर व्यापार कर रहे थे। वास्को की उपलब्धि इस नेटवर्क को बनाने में नहीं थी। उसकी असली सफलता अटलांटिक के तूफानों से बचकर निकल आना और उस अनाम अरब नाविक से मिलना था। वो गाइड उस ताले की आखिरी चाबी था। क्या बात है! तो 10 महीने की उस जानलेवा यात्रा और अफ्रीकी तट पर मिली मदद के बाद अंततः 20 मई 1498 का दिन आता है, जब इन यूरोपियन नाविकों ने केरल के कालीकट बंदरगाह की धरती को देखा। दस्तावेजों में इस आगमन का जो वर्णन है वो बहुत ही जीवंत है। हाँ, हवा में चंदन और तेज पत्तों की भारी खुशबू थी। दूर मंदिरों की घंटियां बज रही थीं और नारियल के पेड़ लहरा रहे थे।
मौत के मुंह से वापस आए उन नाविकों ने घुटनों के बल बैठकर उस धरती को चूमा। यहाँ दस्तावेजों में एक ऐतिहासिक संदर्भ आता है जिसे हमें पूरी तटस्थता के साथ देखना होगा। हमारे स्रोत ये बताते हैं कि कालीकट में उनका भव्य स्वागत जिस राजा ने किया, उनका नाम समुद्रगुप्त था। अब अकादमिक दृष्टि से हम जानते हैं कि कालीकट के स्थानीय शासकों को ज़ोमोरिन कहा जाता था, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ केवल उन दस्तावेजों और स्रोत सामग्री का निष्पक्ष रूप से पालन करना है जो हमें प्रदान किए गए हैं। तो स्रोत के अनुसार राजा ने इन विदेशी मेहमानों का बहुत आदर सत्कार किया। उन यूरोपीय नाविकों के लिए ये किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखने जैसा रहा होगा, क्योंकि भारत केवल व्यापार का केंद्र नहीं था। बिल्कुल नहीं। यहाँ के लोग आयुर्वेद जानते थे, खगोल शास्त्र की जटिल गणनाएं करते थे और कला का अपार ज्ञान था उनके पास। खैर, शुरुआत में व्यापार का समझौता हुआ। वास्को ने पुर्तगाल की ओर से प्रस्ताव रखा जो मान लिया गया। जी, पहली नज़र में ये सब एक आदर्श अंत जैसा लगता है। वास्को ने भारी मात्रा में मसाले खरीदे, वापसी का सफर भी क्रूर था, समुद्री तूफान से उसके कई लोग मारे गए। लेकिन जब वास्को 1499 में लिस्बन वापस लौटा तो उसका भव्य स्वागत हुआ। और मुनाफा तो बहुत भयानक था। हाँ, वो जो मसाले लेकर आया था उनकी कीमत यात्रा के कुल खर्च से 60 गुना ज्यादा थी। इस मुनाफे ने पूरी यूरोप की आंखें चौंधिया दी। लेकिन जो कहानी चंदन की खुशबू और भव्य स्वागत से शुरू हुई थी, वो बहुत जल्द लालच और युद्ध के धुएं में कैसे बदल गई। मतलब इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया का इतिहास खून से लिख दिया। जैसा कि इन दस्तावेजों में वर्णित है, अब हम इतिहास के एक बहुत ही संवेदनशील और हिंसक दौर में प्रवेश कर रहे हैं। इन दस्तावेजों में कत्लेआम, भारी लूटपाट और केरल के तटीय इलाकों में जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं का विस्तार से उल्लेख है। हाँ, और यहाँ श्रोताओं को ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम इन राजनीतिक और संवेदनशील ऐतिहासिक दावों को बिना किसी का पक्ष लिए पूरी तरह से तटस्थ भाव से रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ स्रोत सामग्री में दी गई जानकारी को सामने रखना है। तो स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब वास्को डी गामा अगली बार भारत आया तो वो कुछ व्यापारी जहाज लेकर नहीं, बल्कि युद्ध के लिए तैयार एक जंगी बेड़ा लेकर आया था। मतलब उसने उस घर के पिछले दरवाजे को शांति से खटखटाने के बजाय उसे तोपों से उड़ाने का फैसला कर लिया। एकदम सही, उसने कालीकट पर आक्रमण कर दिया। पुर्तगालियों ने समुद्र पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए बल का प्रयोग किया। उन्होंने एक नई प्रणाली शुरू की जिसे कारताज कहा जाता था। ये एक तरह का पास या परमिट था ना? जी हाँ, अब समंदर पर किसी भी जहाज को चलने के लिए पुर्तगालियों से ये पास खरीदना पड़ता था, वरना उनके जहाज को डुबो दिया जाता था। इस एक खोज ने अन्य यूरोपियन शक्तियों के लिए भारत को लूटने का रास्ता खोल दिया। जैसे एक दीवार में दरार आते ही पानी अंदर घुस जाता है। पुर्तगाली आए, फिर डच, फ्रांसीसी और अंत में अंग्रेज आए। इन दस्तावेजों में इस खूनी खेल का पूरा विवरण है। और सत्ता के समीकरण बहुत तेजी से बदले। 1615 तक ये क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आने लगा था और 1698 में फ्रांसीसी बस्ती बसी। और जिस व्यक्ति ने ये सब शुरू किया था, वास्को डी गामा, इतिहास का व्यंग्य देखिए कि 24 मई 1524 को भारत में ही उसकी मृत्यु हुई। आज भी लिस्बन में उसका स्मारक है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है, कैसे एक समुद्री मार्ग की खोज ने मसालों के व्यापार की एक साधारण सी जरूरत ने एक पूरी सभ्यता को उपनिवेशवाद की जंजीरों में जकड़ दिया। हाँ, और इसी लालच ने, इसी दमन ने आगे चलकर भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया। दस्तावेजों के अंतिम हिस्से इसी प्रतिरोध की बात करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे वीरों ने अपना बलिदान दिया। उनका संघर्ष सिर्फ सत्ता वापस लेने का नहीं था, बिल्कुल, बल्कि उस आत्मसम्मान को वापस पाने का था जो उस खुले दरवाजे से घुस आए लालच ने छीन लिया था। तो इन तमाम तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। 1498 में भारत की खोज नहीं हुई थी। भारत हमेशा से वहीं था, एक समृद्ध सभ्यता और एक विचार के रूप में। बिल्कुल सही कहा आपने। यूरोप ने सिर्फ वहां तक पहुंचने का एक नया भौतिक मार्ग तलाशा था। दस्तावेजों के अनुसार असली भारत को दुनिया ने 15 अगस्त 1947 को समझा, जब उसे भूमि नहीं बल्कि एक आत्मा के रूप में सम्मान मिला। जी, एक ऐसी आत्मा जिस पर कभी स्थायी रूप से कब्जा नहीं किया जा सकता। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए
हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहेंगे जो श्रोताओं को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। हाँ बिल्कुल। जरा कल्पना कीजिए, अगर 15वीं सदी में उन अरब व्यापारियों ने यूरोप के साथ मसालों का रास्ता साझा कर लिया होता, अगर उन्होंने इतनी सख्ती से अपना एकाधिकार न बनाए रखा होता, तो क्या यूरोप के राजा इतनी हताशा में कभी किसी नाविक को उन जानलेवा तूफानों में भेजते? क्या वास्को डी गामा कभी अपनी जान जोखिम में डालता? शायद कभी नहीं। और अगर वो समुद्री रास्ता नहीं खोजा जाता, तो क्या उसके बाद की सदियों का क्रूर उपनिवेशवाद और आज की दुनिया का ये नक्शा वैसा ही होता जैसा आज है? ये तो सच में बहुत गहरा सवाल है। क्या ये संभव है कि आधुनिक दुनिया का पूरा इतिहास, राष्ट्रों की सीमाएं और सदियों की गुलामी महज मसालों के एक व्यापारिक विवाद का नतीजा है? इस पर जरूर सोचिएगा।